हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कल मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए थे वो डीएनए रिपेयर से रिलेटेड थे। उसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके आंसर्स आप लोग मैच कर लीजिएगा। काफ़ी क्वेश्चन मेरे नोट से ही थे, कुछ अलग भी हैं इसमें जिसको मैं आज आप लोगों को एडिशनल बताने वाली हूँ। उसको आप लोग अलग से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, if the mutation has a negligible effect on the function of a gene it is known as। देखिए, कोई भी म्यूटेशन जो अगर हो गया है हमारी बॉडी में या डीएनए में कोई म्यूटेशन हो गया है, लेकिन जिसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बॉडी को प्रोटीन जैसी बन रही थी वैसी ही बनने लगी, तो इस तरह के म्यूटेशन का होना ना होना बराबर ही है। अगर ऐसा है, नेग्लिजिबल इफ़ेक्ट है, तो इस तरह के म्यूटेशन को साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। और साइलेंट म्यूटेशन होते कैसे हैं? मान लीजिए ये जो आपकी डीजेनरेसी होती है जेनेटिक कोड की, उसकी वजह से होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कोडॉन है, वो किसी एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। मान लीजिए कि आपका वैलिन को ही कोड करने वाले कितने सारे कोडॉन हैं, तो मान लीजिए कि वैलिन को कोड करने वाला एक कोडॉन है, उसमें कुछ ऐसे चेंज हो गए कि दूसरा कोडॉन बन गया और वो भी वैलिन को ही कोड कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं हुई, जो प्रोटीन बनना था वही बनेगा, अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह के म्यूटेशन को साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है? आपका फ्रेम शिफ्ट हो जाता है एक बेस के ऐड या डिलीट होने की वजह से। एक या दो बेस ऐड या डिलीट होते हैं तो हमारा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है। कोडॉन्स की जो ट्रिपलेट है वो, उसका जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है, तो इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन में एक अमाइनो एसिड की जगह दूसरा अमाइनो एसिड कोई कोड होने लग जाता है, इस तरह का म्यूटेशन अगर हो जाए तो उसको सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन कहते हैं। और इंसर्शन म्यूटेशन क्या होता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंसेस, कोई मान लीजिए कि आपका ATGC ऐड हो गया बीच में आके कहीं पे भी, ठीक है, तो इस तरह की म्यूटेशन से भी हमारा फ्रेम चेंज हो जाएगा। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का ही एक टाइप है इंसर्शनल म्यूटेशन, क्योंकि इंसर्ट या डिलीट होने की वजह से ही फ्रेम चेंज होता है हमारे डीएनए का। ठीक, तो ये सारे म्यूटेशन के टाइप्स हो गए। लेकिन अगर ऐसा म्यूटेशन जिसका नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है जीन के फंक्शन पे, वो साइलेंट म्यूटेशन होता है, तो उसका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म विल रिमूव यूरेसिल एंड इनकॉर्पोरेट द करेक्ट बेस। ये आपको हमने बेस एक्साइशन रिपेयर में पढ़ाया था, ये आपको अपने नोट्स में मिल जाएगा, मेरे वीडियो में भी है। ये जो डीएनए रिपेयर से रिलेटेड मेरे 2 वीडियो हैं, उसमें से एक वीडियो में है ये, कि इसको जो रिमूव करने का काम करता है ग्लाइकोसाइलेज करता है। ठीक है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम बेस जो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, गलत बेस, उसको हटा के उसकी जगह सही बेस को ऐड किया जाता है, तो ये बेस एक्साइशन रिपेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेल्फ रिपेयरिंग मैकेनिज्म? डीएनए एंड आरएनए, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो देखिए, कभी आपने आरएनए रिपेयर या प्रोटीन रिपेयर टाइप की चीज़ सुनी नहीं होगी, क्योंकि उनका रिपेयर होता ही नहीं है। केवल डीएनए ही अपने आप को रिपेयर कर सकता है। प्राइमरी लेवल पे ही जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। डीएनए से आरएनए बन गया, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो सॉल्व नहीं होती, और डीएनए अपने आप को रिपेयर कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन बेस एक्साइशन रिपेयर? अब बेस एक्साइशन रिपेयर में क्या होता है? बेस को हटाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड एक्साइशन रिपेयर में न्यूक्लियोटाइड को हटाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? फोर्थ में बेस एक्साइशन रिपेयर का पूछा गया है, तो फोर्थ का सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ है, द डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व्ड इन बेस एक्साइशन रिपेयर इज। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा, हमने आप लोगों को नोट्स दिए थे, वो मेनली प्रोकैरियोट्स के केस में था, इकोलाई का केस था। तो उसमें हमने देखा था बेस एक्साइशन रिपेयर में जो डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व हो रहा था वो था डीएनए पॉल 1। ठीक है, तो डीएनए पॉल 1 का ऑप्शन इसमें दिया नहीं हुआ। इसमें जो भी डीएनए पॉलीमरेज के ऑप्शन दिए हैं वो अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में दिए गए, मतलब ये यूकैरियोट्स का दिया गया है हमें। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा डीएनए पॉलीमरेज 1 का एनालॉगस होता कौन है। तो जो हमारी यूकैरियोटिक सिस्टम है उसमें डीएनए पॉलीमरेज 1 का एनालॉगस होता है डीएनए पॉलीमरेज बीटा, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के होते हैं उसके कंपैरिजन का एक चार्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगी, जिससे आपको पता रहे कि कौन सा डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में काम करता है। प्रोकैरियोट्स का तो आपको पता ही है, पहले सारे नोट्स दिए हुए हैं, आपको उसका काउंटर पार्ट यूकैरियोट्स में भी पता रहे। तो ऑप्शन कैसे भी आ सकते हैं, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों ही आपके कोर्स में है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 का एनालॉग डीएनए पॉलीमरेज बीटा है, जो बेस एक्साइशन रिपेयर यूकैरियोटिक सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। ठीक, सिक्स देखिए, एन अल्ट्रेशन इन अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट चेंज
दैट चेंजेस अ ट्रिपलेट कोडिंग फॉर एन अमीनो एसिड इनटू अ टर्मिनेशन कोडॉनिस। अब देखिए टर्मिनेशन कोडॉन में अगर कोई चेंज होता है, मतलब एक तरह से टर्मिनेशन कोडॉन कौन से होंगे, यू ए जी, यू ए ए और यू जी ए। तो इनमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है या इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो उसके लिए हमें एक वर्ड दिया हुआ है नॉनसेंस म्यूटेशन, क्योंकि एक तरह से इसको नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं, जिस जो कोई भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता है, जो हमारे टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं उनको नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। और उसमें अगर कोई म्यूटेशन होता है तो उसको नॉनसेंस म्यूटेशन कहेंगे। तो 6 का ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 7th है अ पॉइंट म्यूटेशन दैट रिप्लेसेस अ प्यूरिन विद अनदर प्यूरिन और अ पिरिमिडीन विद अनदर पिरिमिडीन इज नोन एज। देखिए अगर प्यूरिन प्यूरिन से रिप्लेस हो रहा है, पिरिमिडीन पिरिमिडीन से रिप्लेस हो रहा है, तो हम इसको ट्रांजिशन म्यूटेशन कहेंगे कि ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब प्यूरिन से दूसरा प्यूरिन, पिरिमिडीन से दूसरा पिरिमिडीन। लेकिन अगर प्यूरिन से पिरिमिडीन और पिरिमिडीन से प्यूरिन में ट्रांजिशन होता है तो उसके लिए हम ट्रांसवर्जन वर्ड का यूज़ करते हैं। मतलब अगर प्यूरिन से पिरिमिडीन हो रहा है तो ट्रांसवर्जन है, और अगर प्यूरिन से प्यूरिन ही हो रहा है तो ये ट्रांजिशन कहलाएगा। ये अच्छे से रट लीजिए, ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन 2 वर्ड हैं, ये आपको गलत नहीं करना है। उसके बाद 8th है कि दी एंजाइम ऑफ ई कोलाई इज अ न्यूक्लियस दैट इनिशिएट्स द रिपेयर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक्स बाय होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन इज। देखिए एक बात मैंने आप लोगों को बताई नहीं हुई है अपने वीडियो में, उसको थोड़ा सा मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि देखिए अभी तक जो हमने जितने भी रिपेयर सिस्टम पढ़े हैं उसमें हमने ये पढ़ा है कि एक स्ट्रैंड सही है हमारा, दूसरे स्ट्रैंड में कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो पहले स्ट्रैंड को टेम्पलेट मान के वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड या बेस जो भी होते हैं उसको करेक्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड में ब्रेक हो गया हो, तो अब क्या होगा इस कंडीशन में, हमारे पास कोई टेम्पलेट नहीं है, यहाँ पे कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जाएँ, यहाँ कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जाएँ, कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा रिपेयर सिस्टम होता है, जब दोनों ही स्ट्रैंड में ब्रेक हो जाता है तो इसमें रिकॉम्बिनेशन इवेंट क्रिएट होता है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये इधर से रिकम्बाइन करेगा या इधर से रिकम्बाइन करेगा, और इस तरीके से इसमें मॉडिफिकेशन या इसमें जो भी रिपेयर होना होगा बाद में, फिर ये अलग हो जाएगा रिपेयर करने के बाद में। इसको हम लोग सॉस रिपेयर भी कहते हैं, रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर भी कहते हैं, या ट्रांसलेशन रिपेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो रिपेयर सिस्टम होते हैं इसमें भी डीएनए ग्लाइकोसाइलेज का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, और ये डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर भी सिस्टम इसको कहते हैं, जिसमें होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ही इन्वॉल्व होता है। वैसे भी इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें केवल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ही ऐसे एंजाइम है जो रिपेयर से रिलेटेड है, बाकी तो इसके जिसको कहते हैं हम रेप्लिकेशन या उसके एम्प्लीफिकेशन से रिलेटेड एंजाइम्स दिए हुए हैं, तो वो तो वैसे भी नहीं होंगे, तो 8 का यही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 9th है कि रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर इज़ ऑफन ड्यू टू। अब इसमें देखिए पहला ऑप्शन है इनकॉर्पोरेशन ऑफ मैनी इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड बाय डीएनए पॉलीमरेज। कई सारे अगर इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए पॉलीमरेज ऐड हो भी जाएंगे तो भी हमारा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको सही मान के वो करेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। रिकॉम्बिनेशन में आपका दोनों ही स्ट्रैंड में ब्रेक होना, दोनों ही स्ट्रैंड में प्रॉब्लम हो जाती है, तो गैप क्रिएट हो जाता है। तो अभी मैंने आपको यहाँ ड्रॉ करके बताया था, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि रिकॉम्बिनेशन रिपेयर की ज़रूरत तब पड़ती है जब दोनों ही स्ट्रैंड में ब्रेक होता है, गैप क्रिएट हो जाता है डीएनए में, तो उस टाइम पे रिकॉम्बिनेशन रिपेयर होता है, चाहे वो कई सारे थाइमिडीन डाइमर के बनने की वजह से हो या कोई गैप किसी और वजह से अगर स्ट्रैंड में आ जाए, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि एंजाइम फोटोलाइज इज़ यूज्ड इन व्हाट मेथड ऑफ रिपेयर। ये तो फोटो रीएक्टिवेशन जिसमें थाइमिडीन डाइमर आपके बन जाते हैं वो वाला हो जाएगा। 10th का बी तो ईजी है। उसके बाद 11th है व्हाट इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एक्साइशन रिपेयर। देखिए एक्साइशन रिपेयर में क्या होता है कि हमारा न्यूक्लियोटाइड जो डैमेज हो जाता है उसका रिमूवल होता है, रिपेयर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए ए और बी ऑप्शन में रिपेयर लिखा हुआ है, वो तो आपका होगा नहीं, तो रिमूवल ही होगा। तो ये आपको पता ही रिमूव किया जाता है जो गलत बेस ऐड हो जाता है, तो आपका रिमूवल ऑफ अ सिंगल डैमेज न्यूक्लियोटाइड, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन है डैमेज्ड ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल। तो देखिए बेस एक्साइशन रिपेयर या न्यूक्लियोटाइड एक्साइशन रिपेयर में ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड मतलब कई सारे न्यूक्लियोटाइड नहीं हटाए जाते, केवल जो एक सिंगल गलत ऐड हो जाता है उसी को हटाया जाता है। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका वैसे भी नहीं हो पाएगा, तो इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा है कितने टाइप के एक्साइशन रिपेयर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, तो आपको पता है एक बेस एक्साइशन रिपेयर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्साइशन रिपेयर सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो 2 टाइप के हो गए, उसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 देखिए वाई रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर सिस्टम इज कॉल्ड डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर।
ये आपको भी मैंने बताया 13 का एक करेक्ट होगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन रिपेयर सिस्टम में दोनों ही स्ट्रैंड में ब्रेक होता है। हमारे पास कोई टेम्पलेट नहीं रहता जिसके अगेंस्ट में हम ऐड कर सकें न्यूक्लियोटाइड, तो हमारा इस केस में रिकॉम्बिनेशन वाले इवेंट से ब्रेक रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो बोथ स्ट्रैंड ब्रोकन होंगे तभी रिकॉम्बिनेशन रिपेयर सिस्टम आएगा। उसके बाद देखिए 14th विच एंजाइम इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक। अब देखिए डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक में एक एंजाइम हम देख चुके हैं, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। दूसरा ट्रांसलेशनल पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है, जो हमारा पॉलीमराइजेशन का काम करता है, जो गैप होता है उसको फिल करने का काम करता है। तो ट्रांसलेशनल पॉलीमरेज इसमें हो जाएगा। वैसे भी इसमें और जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी हमारे क्या हैं, डीएनए की रेप्लिकेशन से रिलेटेड है। इसका कोई भी रोल नहीं है हमारा जो हमारा रिपेयर सिस्टम का ट्रांसलेशनल पॉलीमरेज ही। कि लेजन क्रिएट हो गया, लेजन का मतलब क्या, कोई फॉल्ट क्रिएट हो गई है तो उसको रिमूव करके सही करने का काम क्या करेगा, ट्रांसलेशनल पॉलीमरेज करेगा। 15 देखिए, व्हाट इज द मेन एंजाइम दैट प्लेज अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ थाइमिडीन डाइमर। थाइमिन डाइमर, तो इसका फोटो लाइज एंजाइम हो जाएगा, पता ही आपको। 16 देखिए, विच टू यूवीआर कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स कैन द डीएनए ड्यूरिंग न्यूक्लियोटाइड एक्साइशन रिपेयर। ये भी आपको मैंने अपनी कॉपी में लिखवाया होगा, आपको वो उसमें बताया भी है वीडियो में। सबसे पहले यूवीआर ए यूवीआर बी आते हैं जो स्कैन करने का काम करते हैं, उसके बाद यूवीआर सी रिक्रूट होता है। तो 16 17 दोनों एक के बाद एक वाले इवेंट हैं आपका। ये दो बी ऑप्शन 16 वाला और सी ऑप्शन 17 वाले में करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि ट्रांसलेशन सिंथेसिस, ये आपको मैंने बताया नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन सिंथेसिस वही जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक वाला रिपेयर सिस्टम होता है, उसमें इकोलाई के कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो इकोलाई के डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 इन्वॉल्व होते हैं। ये आप याद कर लीजिए। 5 तरह के पॉलीमरेज इकोलाई में पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक सिस्टम में और भी ज़्यादा टाइप के पाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अराउंड 15 टाइप्स के पॉलीमरेजेस पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सिस्टम में। तो जो हमारे ई कोलाई में पॉलीमरेज 5 और 4 होता है उसके बारे में अभी तक आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि नॉर्मल ये रिपेयर या रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते ही नहीं है, ये ट्रांसलेशन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर वाले में। तो 4 और 5 इसका सही हो जाएगा। और अगर ह्यूमंस में पूछा जाए, यूकैरियोटिक सिस्टम में पूछा जाए, तो डीएनए पॉलीमरेज ईटा जो है, ये वाला 19 का जो आपका ये वाला है, सॉरी ए वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसका एनालॉग है। ठीक है, दोनों का फंक्शन सेम है, एक प्रोकैरियोटिक सिस्टम है, एक यूकैरियोटिक सिस्टम में। नेक्स्ट देखिए 20th, इन यूकैरियोट्स द अदर नेम ऑफ पीसीएनए। इस पीसीएनए जो होता है वो हमारा क्लैम्प होता है, बीटा क्लैम्प। बीटा क्लैम्प का क्या मतलब है कि ये हमारे डीएनए को मतलब एसोसिएट होने से बचाता है, दोनों स्ट्रैंड को क्या करता है, सेपरेट रखता है, क्लैम्प जैसा बन जाता है। जब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी रेप्लिकेशन की, क्लैम्प आगे बढ़ता रहेगा दोनों ही स्ट्रैंड पे। तो बीटा क्लैम्प होता है प्रोकैरियोट्स में, और बीटा क्लैम्प या स्लाइडिंग क्लैम्प का जो नाम होता है पीसीएनए यूकैरियोट्स में। तो बीटा क्लैम्प प्रोकैरियोट्स में आप लिख लीजिएगा, मतलब स्लाइडिंग क्लैम्प का काम करता है बीटा क्लैम्प। बीटा क्लैम्प होता क्या है, एक्चुअली पॉलीमरेज का ही एक सब यूनिट होता है, एक पार्ट होता है, डीएनए पॉलीमरेज का ही एक सब यूनिट है बीटा क्लैम्प। और बीटा क्लैम्प प्रोकैरियोट में कहा जाता है, यूकैरियोट में इसी को हम पीसीएनए कहते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, प्रोकैरियोट में बीटा क्लैम्प होता है और यूकैरियोट्स में उसी का जो एनालॉग है वो पीसीएनए होता है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। उसके बाद 21st देखिए, इन दी फॉलोइंग कंपाउंड्स विच आर इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोटाइड एक्साइशन रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्साइशन रिपेयर में देखिए मैंने 2 ऑप्शन यहाँ करेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि एक हमारा प्रोकैरियोटिक सिस्टम के लिए है जो कि ये वाला है, और एक यूकैरियोटिक सिस्टम के लिए है जो कि ये वाला है। तो आप दोनों को ही अच्छे से देख लीजिएगा। प्रोकैरियोट्स में पूछा जाए तो आपको पता ही है, आपने कॉपी में भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर यूकैरियोट्स में पूछा जाए तो एक्सपीए, एक्सपीसी, एक्सपीडी और एक्सपीजी, मतलब एसीडीजी ये इन्वॉल्व होते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्साइशन रिपेयर में। ठीक है, तो ये आपका 21st का ए और डी अकॉर्डिंग टू आपका जो 21st में क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोकैरियोट यूकैरियोट, इसमें मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ दोनों ऑप्शन करेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे अगर प्रोकैरियोट्स होता तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होता, और अगर यहाँ पे यूकैरियोट्स होता तो डी ऑप्शन करेक्ट होता। 21st देखिए, विच इज़ द प्राइमरी प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेटरी पॉलीमरेज दैट कैन प्रूफ रीड डीएनए एंड फिक्स इनकरेक्ट बेस पेयर्स ड्यू टू इट्स। अब देखिए, जो प्रूफ रीडिंग का काम प्रोकैरियोट में करता है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है मेनली, जो जिसको हम कहें तो डीएनए पॉलीमरेज 3 हो जाएगा। उसमें 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्शन होता है, जिसकी वजह से वो हमारे गलत न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। मतलब एक तरह से हमारा जो एडिशन हो रहा है इसमें 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस क्यों कहा गया, क्योंकि जो एडिशन हो रहा है वो हमारा 5 to 3 की डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे जी ऐड हो गया
5:3 की डायरेक्शन में, तो इसको हटाएगा तो मतलब इसको उल्टा चलना पड़ेगा ना, एक तरह से एक बेस को रिमूव करना, ऐड करेगा तो इधर, रिमूव करेगा तो इधर से करेगा, तो इसलिए 3:5 इसमें एक्सोन्यूक्लियस फंक्शन कहा जाता है इसको। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है प्रूफ रीडिंग का काम करता है प्रोकैरियोटिक सिस्टम में। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज 1 में भी कुछ कुछ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, लेकिन इसमें आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो मेनली हमारा इन्वॉल्व होता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। इसको अब कुछ क्वेश्चंस नए भी हैं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसकी थ्योरी भी रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस थोड़ा थोड़ा आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस पता रहेगा तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं इसको करा दूँगी। वैसे इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चन बनते नहीं हैं। आप एक बार थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद तो ये आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद और भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप अपने आप से कर सकते हैं। और इसका जो कंपैरेटिवली चार्ट है डीएनए पॉलीमरेसेस का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सिस्टम में, वो मैं आप लोगों को दे दूंगी। तो उससे आप लोग अगर यूकैरियोटिक का भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको देख लीजिएगा। थैंक यू।